गुड मॉर्निंग। चैप्टर 2 का ऑडिट जो चैप्टर 2 था उसका आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी लंबा वीडियो है, आप अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे ऑडिट टेक्निक्स के ऊपर। चैप्टर का नाम है ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड ऑडिट टेक्निक्स। आज हम आपको समझाने वाले हैं डिफरेंट ऑडिट टेक्निक्स। मतलब ऑडिट टेक्निक्स का मतलब कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है या किसी बिजनेस का जो ऑडिट करता है तो उस समय ऐसा कौन कौन सा टेक्निक है जिसको फॉलो करता है। उसमें फर्स्ट टेक्निक है, उसका नाम है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में एक ऑडिटर सिमिलर ट्रांजैक्शंस को, सारा सिमिलर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता है। मतलब जैसे मान लीजिए क्रेडिट परचेज का, सपोज करते हैं क्रेडिट परचेज का टोटल 500 ट्रांजैक्शंस है, मतलब 500 टाइम्स है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एवरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ऑडिटर चेक नहीं करेगा। वो देखिएगा कि कंपनी का क्रेडिट ट्रांजैक्शन 500 टाइम्स है, वो क्या करेगा 500 में से 5-6 को चेक कर देगा। वो 5-6 को चेक करेगा, 5-6 को चेक करके ही ये बताएगा कि बाकी ट्रांजैक्शन उसका ठीक है कि नहीं। मतलब 5-6 को चेक करने पर जो व्यू डेवलप करेगा वो सेम व्यू बचे हुए रिमेनिंग क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होगा। टेस्ट चेकिंग ठीक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह का कॉन्सेप्ट में हम लोग ब्लड टेस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अपना ब्लड टेस्ट करवाना हो तो क्या करेगा, पूरा बॉडी का ब्लड निकाल के टेस्ट करवाता है क्या? नहीं, वो 5 mg 10 mg जो ब्लड होता है उसी को टेस्ट किया जाता है एंड उसके बेसिस में पूरे ब्लड का ओपिनियन डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट चेकिंग भी सेम प्रोसीड्यूर है जहां पर एवरी सिमिलर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, एवरी सिमिलर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाएगा। आपके पास सिमिलर ट्रांजैक्शन बहुत सारा है तो उस ट्रांजैक्शन में से कुछ को चेक करिए एंड उसी के बेसिस में बाकी का ओपिनियन आप लिख दीजिए, बाकी का ओपिनियन डेवलप कर लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी का नाम है टेस्ट चेकिंग। तो टेस्ट चेकिंग एक प्रोसीड्यूर है, ऑडिट का ये करने का तरीका है। ठीक है, मतलब टेक्निक्स में भी आता है। ये ऑडिट का टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, फ्यू सैंपल्स को हम लोग लेते हैं एंड उसको एग्जामिन करते हैं। फ्यू सैंपल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, किसमें से, आउट ऑफ लार्ज नंबर। ध्यान रखना, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, ये और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस। मतलब आपके पास ये सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, उस सिमिलर ट्रांजैक्शंस में से कुछ को आप चूज कर लीजिए, सर्टेन ट्रांजैक्शन को चूज करके उसका सैंपल बना लीजिए एंड उसको ऑडिट कर दीजिए। पर ये ऑडिट करते समय उसका इन डेप्थ होना चाहिए। इन डेप्थ का मतलब, मान लीजिए आपके पास सिमिलर ट्रांजैक्शन 100 है, आप 100 को चेक नहीं करते हैं, आप सिर्फ 2 या 3 को ही चेक किए। तो 2 या 3 को जब चेक करिएगा, 2 या 3 ट्रांजैक्शन जब चेक करिएगा तो वो चेकिंग करते समय उसका ऑडिट इन डेप्थ होना चाहिए। मतलब उसका एवरी एस्पेक्ट आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एवरी एस्पेक्ट आपको चेक कर लेना पड़ेगा। मतलब एवरी एस्पेक्ट का क्या मतलब यहाँ पर, मतलब जैसे एक ट्रांजैक्शन को हमको एग्जामिन करना है और 100 में से सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करना है तो उसको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सारा एस्पेक्ट्स उसका देख लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, और ठीक है, ऑडिट इन डेप्थ करना। ऑडिट इन डेप्थ बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट है जहां पर एक ट्रांजैक्शन का एवरी एस्पेक्ट को चेक कर लेंगे। मतलब ये टेस्ट चेकिंग एक ऐसा प्रोसीड्यूर है, एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। पूरे ट्रांजैक्शन में से कुछ ट्रांजैक्शन को चूज करिए एंड उसको आप एग्जामिन कर दीजिए। उसका एग्जामिन करने के बाद जो उसका ओपिनियन डेवलप होगा, सेम ओपिनियन बाकी बचे हुए ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होगा। मतलब इट इज प्रिज्यूम दैट, ये मान लिया जाएगा, इट इज प्रिज्यूम दैट
द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करेंगे वो रिप्रेजेंट्स अदर ट्रांजेक्शन नॉट कंसिडर्ड फॉर वेरिफिकेशन, मतलब जिस ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी ओपिनियन उसी के बेसिस में किया जाएगा जिसके बेसिस में आप टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं, या मान जिस ट्रांजेक्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसका मतलब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल हम बार बार दे रहे हैं, 100 ट्रांजेक्शन को हमको एग्जामिन करना है, हम 10 को एग्जामिन किए, ठीक है, सिर्फ 10 को एग्जामिन किए, तो 10 की एग्जामिन करके जो ओपिनियन डेवलप करेंगे वो 90 के लिए भी होगा। इसी को बोला, इसी स्टेटमेंट को बोला गया है, ये मान लिया जाएगा कि सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस रिप्रेजेंट्स दोज ट्रांजेक्शन नॉट कंसिडर्ड फॉर वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन में कंसिडर नहीं हुआ है, जिसको आप वेरिफिकेशन में कंसिडर नहीं किए हैं, ठीक है, उसके लिए भी ओपिनियन उसी के बेसिस में डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जो टेस्ट चेकिंग में आप चूज किए, मतलब जो टेस्ट चेकिंग में जिसका सैंपल किए हैं उसका जो ओपिनियन होगा वो बाकी के लिए भी सेम ओपिनियन आपका डेवलप होगा, मतलब सेम ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। टेस्ट चेकिंग हम लोग कब करते हैं? टेस्ट चेकिंग हम लोग कब करते हैं? तो सबसे पहला बात, यदि किसी ऑडिटर के पास इनफ टाइम ना हो पूरा 100% ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए, मतलब ऑडिटर के पास इनफ समय नहीं है, मतलब 100% ट्रांजेक्शन को जो चेक करेगा, पूरा 100% ट्रांजेक्शन को चेक करने का उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और सिमिलर, एक जैसा है, टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका काफ़ी इफेक्टिव है एंड कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंस्टॉल्ड है। आजकल सभी जगह कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही होता है, ठीक है, आपका कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंस्टॉल्ड है। इसका मतलब मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, एक बार सिस्टम में डालिएगा इसके बाद कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट करने का जो ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, यहाँ पर ऑडिट करने का ऑब्जेक्ट सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर नहीं है। डिटेक्शन एंड फ्रॉड एंड एरर यदि होता है तो आप टेस्ट चेकिंग नहीं कर पाइएगा, ठीक है, तब टेस्ट चेकिंग नहीं हो पाएगा, तब आपको ऑडिट इन डेप्थ ही करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। इन शॉर्ट, यहाँ तक यदि हम फिर से आपको रिकैप कर दें, यदि आपसे कोई पूछे कि टेस्ट चेकिंग क्या है, तो टेस्ट चेकिंग एक ऑडिट का एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू पूरा सिमिलर ट्रांजेक्शन, पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करते हैं, उसमें से सैंपल बना लेते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को लेते हैं एंड उसको चेक करते हैं। उस जो कुछ ट्रांजेक्शन को लिए और चेक करने के बाद उनके ऊपर जो अपना ओपिनियन डेवलप होगा, वो सेम ओपिनियन बाकी ट्रांजेक्शन के लिए भी अप्लाई होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग ये 4 सिचुएशन में किया जाता है। जब ऑडिटर 100% ट्रांजेक्शन को चेक करने में सक्षम ना हो, मतलब उसके पास समय नहीं है कि सारा ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। दूसरा, ट्रांजेक्शन का साइज बहुत ज़्यादा हो, नंबर काफ़ी ज़्यादा हो एंड सिमिलर हो। एंड थर्ड, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ICS आपका इफेक्टिव होना चाहिए। कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको इंस्टॉल्ड आपके बिजनेस में होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो है, नॉट टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर नहीं होना चाहिए। इसमें डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर होने पर, ठीक है, आप टेस्ट चेकिंग नहीं कर पाइएगा। टेस्ट चेकिंग कब कब नहीं किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर्स ड्यूटीज, मतलब ऑडिटर टेस्ट चेकिंग कब नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए, टेस्ट चेकिंग तो ये बात तो समझ में आ गया, ये सिंपल टेक्निक है, ये सिंपल प्रोसीड्यूर है, जिस सिंपल प्रोसीड्यूर से हम लोग ऑडिट को कंप्लीट कर सकते हैं, ऑडिट को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑडिटर हमेशा टेस्ट चेकिंग फॉलो करेगा, पर नहीं, ऑडिटर टेस्ट चेकिंग तभी फॉलो करेगा जब ये सिचुएशन बिलोंग करेगा। कब कब नहीं फॉलो करेगा, ऑडिटर को टेस्ट चेकिंग कब नहीं फॉलो करना चाहिए। तो हो सकता है आप एग्जाम में गए, आपसे पूछ दिया कि ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग टेस्ट चेकिंग, ठीक है, तो उसमें दोनों बात लिखना है कि कब फॉलो करेगा, कब नहीं फॉलो करना, ये 2 बात लिखना है। कब फॉलो करेगा ऊपर हम आपको समझा दिए 4 पॉइंट, एंड कब फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहला, BRS करते समय टेस्ट चेकिंग फॉलो नहीं होता है। यदि आप BRS बनाते हैं तो टेस्ट चेकिंग फॉलो नहीं होगा। सेकेंड, यदि कुछ ट्रांजेक्शन्स है जिसका अमाउंट काफ़ी बड़ा है, अमाउंट यदि लार्ज होता है, ठीक है, तो उसमें
टेस्ट चेकिंग आप नहीं कर सकते हैं, उसका ऑडिट इन डेप्थ ही होगा, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से उसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, यदि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होता है, रिलेटेड पार्टी मतलब आपसे जुड़े हुए लोग हैं, मतलब आपका होल्डिंग कंपनी है या आपका सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, या आपका अपना रिलेटिव्स है, उनसे ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इनके साथ ट्रांजेक्शन होने पर इनका कभी भी टेस्ट चेकिंग नहीं होगा। ठीक है। एंड नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, मतलब यदि आपका ट्रांजेक्शन इंडिया के बाहर होता है, ठीक है, आप इंडिया के बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका टेस्ट चेकिंग नहीं हो सकता है, उसका ऑडिट इन डेप्थ होगा, मतलब उसका प्रॉपर तरीके से ऑडिट होगा। ठीक है। ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिस ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिस्क्लोज करना पड़े, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन है जहां पर जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उसमें डिस्क्लोजर लगता हो, उसका टेस्ट चेकिंग आप नहीं कर सकते हैं। एंड एट लास्ट अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन का मतलब जो ट्रांजेक्शन रेगुलर बेसिस पर ना हो, जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, गुड्स स्टोलन, ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन जो अनयूजुअल हो, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब ऐसा ट्रांजेक्शन है जो अनयूजुअल है, मतलब एक बार आया फिर अगली बार कब आएगा पता नहीं, ऐसे ट्रांजेक्शन का टेस्ट चेकिंग आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब एक ऑडिटर, ये ऑडिटर का ड्यूटीज है कि वो किस किस एरिया में या किस किस ट्रांजेक्शन का टेस्ट चेकिंग वो नहीं करेगा। ठीक है, और कब करेगा ये ऊपर बता दिए। इसका मतलब हो सकता है आप एग्जाम में गए, आपसे पूछ दिया कि ऑडिटर्स ड्यूटीज रिगार्डिंग टेस्ट चेकिंग, तो उसमें आपको ये तो बताना ही है कि टेस्ट चेकिंग एक सिंपल प्रोसीड्यूर है, जिस प्रोसीड्यूर से ऑडिटर पूरा सैंपल, पूरा पॉपुलेशन को ना चेक करके एक सैंपल को चेक करके ही पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अपना ओपिनियन बताएगा, अपना ऑडिट कंप्लीट कर सकता है। तो साथ में ये लिखना पड़ेगा कि कब कब करते हैं, तो चार ऐसा सिचुएशन जहाँ करते हैं एंड 6 ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर नहीं करते हैं। ऑडिटर इस बात पर ध्यान रखेगा। ठीक है, इसका मतलब टेस्ट चेकिंग का हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेस्ट चेकिंग का एडवांटेज क्या है, मतलब टेस्ट चेकिंग में क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है जिस ट्रांजेक्शन का ऑडिट होगा उसका इन डेप्थ होगा, जिसका ऑडिट होगा उसका इन डेप्थ होगा, कम ही करेंगे पर जिसका करेंगे इन डेप्थ करेंगे। ऑडिट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट का खर्चा कम होगा क्योंकि आप सारा ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर रहे हैं। एंड एट लास्ट नंबर 4, ऑडिटर एक साथ में बहुत सारे कंपनी का ऑडिट कर सकता है, क्योंकि सभी में उसको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चेक करके ही ओपिनियन डेवलप करेगा। इसका मतलब एक साथ में बहुत सारा बिजनेस का ऑडिट वो कर सकता है। ठीक है, ये 4 एडवांटेज पर ध्यान रखेंगे। यदि एडवांटेज है तो जाहिर सा बात है उसका डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, फ्रॉड एंड एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, मतलब आप टेस्ट चेकिंग के थ्रू आप क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। टेस्ट चेकिंग के थ्रू आप क्या नहीं कर सकते हैं, टेस्ट चेकिंग के थ्रू आप फ्रॉड एंड एरर्स कभी नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड एंड एरर को पता लगाने के लिए एवरी ट्रांजेक्शन का चेकिंग जरूरी है। ठीक है, बाइसनेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल, मैं सैंपल को सिलेक्ट करते समय यदि कुछ भेदभाव हो जाए, कुछ गलती हो जाए, ठीक है, हमको लगा कि नहीं 2 स्टाफ है ए एंड बी, अच्छा ए का लिखा हुआ ट्रांजेक्शन हमेशा करेक्ट होता है, बी में ही गंडगोल होता है, हम ए का सैंपल लिए ही नहीं, ए को समझ लेते आपका सब करेक्ट है एंड बी का सैंपल लेके ही सिर्फ चेक किए। उल्टा हो सकता है ना, ए के मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ए कल को गलती कर देगा, गलती करने से हम मेरा सैंपल क्या होगा, बाइसनेस हो जाएगा, मतलब सैंपल लेते समय हम भेदभाव कर दिए, इसीलिए उसमें गंडगोल हो सकता है। ठीक है, ऑडिटर का रिस्क इंक्रीज करेगा। कैसे रिस्क इंक्रीज करेगा, ऑडिटर तो कुछ ही ट्रांजैक्शन को चेक किया है ना, मतलब जैसे 100 में से सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन को चेक किए, तो 100 में से 5 को चेक किए, तो जब 5 ट्रांजैक्शन को चेक किए तो 5 का 5 करेक्ट था। इसका मतलब ये तो कभी हो नहीं सकता है ना कि बाकी बचे हुए 95 में कोई मिस्टेक ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब बाकी जो बचे हुए 95 है उसमें तो मिस्टेक होता है, तो ऑडिटर का रिस्क बढ़ जाएगा, ऑडिटर का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड आपका सारा ट्रांजैक्शन चेक नहीं किया हुआ है, इसका मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर जो हम लिखते हैं, लिखेंगे तो जरूर, लेकिन वो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन राइज होता है कि जब इतना डिफेक्ट है तो फिर टेस्ट चेकिंग करना चाहिए क्या।
आंसर है कि एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। लेकिन टेस्ट चेकिंग करते समय कुछ कुछ जो बात पे ध्यान रखना है उस पर ध्यान रखना है आपको। जैसे ये 6 पॉइंट जो बताएं, जैसे BRS के समय नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन जिसका अमाउंट बड़ा हो, जैसे मान लीजिए 100 परचेज का ट्रांजैक्शन है, उसमें से 20 ऐसा ट्रांजैक्शन है इसका अमाउंट बहुत बड़ा है, तो हम 20 का ऑडिट इन डेप्थ करेंगे, 20 ट्रांजैक्शन का एक एक बात हम चेक करेंगे। बाकी जो 80 बचा है उसमें से कुछ को लेके हम चेक कर लेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करके कुछ सैंपल लेंगे, उसको चेक करेंगे, सब ठीक निकला तो अब मेरा ओपिनियन रहेगा, हम अपना ओपिनियन देंगे कि बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये बढ़िया टेक्निक है, ये बढ़िया प्रोसीड्यूर है, जिस प्रोसीड्यूर से ऑडिट का जो काम है जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टेस्ट चेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टेक्निक जिसका नाम है रूटीन चेकिंग। इसका नाम है रूटीन चेकिंग। जानते हैं रूटीन चेकिंग एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसके थ्रू ऑडिटर अपना स्टाफ को क्लाइंट के बिजनेस में भेजता है एवरी डे। ऑडिटर अपना स्टाफ को क्लाइंट जिस बिजनेस को ऑडिट करना है उसके ऑफिस में भेजिएगा एवरी डे। वो जो ऑडिटर का जो स्टाफ है वो जाकर वहाँ क्या करेगा, वो जाकर वहाँ पर एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करेगा, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का वो चेकिंग करेगा। मतलब जर्नल कहाँ लिखा हुआ है, तो जर्नल कहाँ से लिखा जाता है, वाउचर से, तो वाउचर से जर्नल को मिलाएगा, एंट्री ठीक है कि नहीं वो चेक करेगा, उस जर्नल का लेजर पोस्टिंग ठीक किया है कि नहीं वो चेक करेगा, वो टोटल ठीक है कि नहीं चेक करेगा, CDBD ठीक है कि नहीं चेक करेगा। ठीक है, इसका मतलब जितना भी क्लरिकल मिस्टेक होता है, क्लरिकल मिस्टेक का मतलब जो क्लाइंट का जो स्टाफ अकाउंट्स लिखते समय जो छोटा छोटा मिस्टेक कर सकता है, उस मिस्टेक को डिटेक्ट करने के लिए ठीक है रूटीन चेकिंग करवाया जाता है। रूटीन चेकिंग एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिस प्रोसीड्यूर में ऑडिटर अपने स्टाफ के थ्रू अपने क्लाइंट के बिजनेस का ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करवाएगा। ये जो प्रोसीड्यूर है इसी प्रोसीड्यूर को हम लोग बोलते हैं रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसका रूटीन चेकिंग एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जहां पर जर्नल एंट्रीज JE उसका लेजर पोस्टिंग ठीक है ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। ये प्रोसीड्यूर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि सिंपल नेचर का जितना भी मिस्टेक्स हो, सिंपल नेचर का जितना भी फ्रॉड एंड एरर हो, सिंपल नेचर का मतलब जहाँ पर कोई माइंड गेम नहीं है, जहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं है। ठीक है, सिंपल नेचर का गलती जितना भी है, जितना भी छोटा मोटा फ्रॉड है, आपका रूटीन चेकिंग से पता चल जाएगा। ठीक है, रूटीन चेकिंग का जो काम है उसमें क्या क्या किया जाता है, ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला ठीक है, आप जो जर्नल एंट्री में जो अमाउंट लिखे हैं वो वाउचर से देख लीजिए, वाउचर से मिलाइए कि वाउचर में जो अमाउंट लिखा हुआ है वही अमाउंट जर्नल में है या नहीं, ये देख लीजिए। सेकेंड, उस वाउचर का जो अमाउंट है, उस अमाउंट का जो जर्नल लिखा गया है, उस जर्नल का करेक्टनेस, जर्नल में जो डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं वो ठीक है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। थर्ड, उस जर्नल का लेजर पोस्टिंग देखिए। फोर्थ, उस जर्नल का लेजर पोस्टिंग का कास्टिंग, सब कास्टिंग ठीक है, सारा डे बुक का एंड लेजर का देखिए। जितना भी डे बुक है सबका टोटल देखिए, जितना भी लेजर्स है सबका टोटल चेक कर लीजिए, सबका बैलेंसिंग चेक कर लीजिए कि CDBD ठीक से लिखा हुआ है कि नहीं, ये सब का चेक कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रूटीन चेकिंग। मतलब रूटीन चेकिंग एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिस प्रोसीड्यूर से हम लोग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ क्लाइंट बिजनेस को चेक करते हैं। क्लाइंट के बिजनेस का एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। ठीक है, इससे जितना भी छोटा मोटा गलती है, खासकर जो क्लरिकल मिस्टेक्स है, ये डिटेक्ट हो जाएगा और वहीं हाथों हाथ रेक्टिफाई हो जाएगा।
ठीक है। इसमें जो हम अपने स्टाफ को भेजेंगे उसका काम ये 5 है, ध्यान रखना, ये 5 काम वो करेगा। मैंने वाउचर से जर्नल का अमाउंट देखेगा, जर्नल ठीक लिखा है कि नहीं देखेगा, जर्नल का लेजर पोस्टिंग देखेगा, डे बुक एंड लेजर्स का बैलेंसेस चेक कर लेगा, CDBD सब चेक कर लेगा, ठीक है। मतलब हम लोग जो रूटीन चेकिंग करते हैं, रूटीन चेकिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वही याद रखना, वही एडवांटेज होता है। एडवांटेज फिर अलग से नहीं पढ़ते हैं, सेम जो ऑब्जेक्टिव होगा वही एडवांटेज होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स है कि टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स, यदि कोई फ्रॉड एंड एरर हो रहा है तो डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन आप डे वाइज चेक कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन वाइज चेक हो रहा है, ठीक है। तो सारा ट्रांजेक्शन तो आप चेक कर ही दे रहे हैं, तो जितना भी फ्रॉड एंड एरर्स होगा सब अपने आप ही आप फाइंड कर लीजिएगा। उससे इंपॉर्टेंट बात, जितना भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जो अरिथमेटिकल मिस्टेक है, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो मिस्टेक होता है, ये मिस्टेक रूटीन चेकिंग से पता चल जाएगा। एंड प्रिवेंट ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स, मतलब जो जैसे कल का ट्रांजैक्शन हम सारा चेक कर लिए तो उसका फिगर आप ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मेरा स्टाफ जब चेक करने जाएगा तो एवरी ट्रांजैक्शन के जो चीज़ को चेक करेगा, हर एक अमाउंट के पीछे एक साइन देता जाएगा, हर एक अमाउंट के पीछे एक साइन देता जाएगा। वो साइन देने का मतलब होता है कि वो अमाउंट ठीक है, इसका मतलब साइन दिया हुआ है, अब जैसे कुछ लिखिएगा तो साइन छुप जाएगा। साइन जो है वो क्या होगा, साइन आपको छुपाना पड़ेगा या साइन के ऊपर लिखना पड़ेगा, इसका मतलब फिगर का ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि साइन वो देता जाएगा, उसको ऑडिटर सिखा देगा ये मार्किंग करते जाना, एक ऐसा मार्किंग बता देगा जो मार्किंग करने के बाद आप उस फिगर को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, या रूटीन चेकिंग होने के बाद जिसका रूटीन चेकिंग हो जाएगा उस फिगर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका एवरी ट्रांजैक्शन चेक किया हुआ है, ठीक है। एडवांटेज है तो जाहिर सा बात है, डिसएडवांटेज भी तो होगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला है मोनोटोनस वर्क है, जिसको भेजेंगे वो एक ही ऐसा काम करता रहेगा, तो एक ही ऐसा काम करते करते थक जाएगा ना, तो वो मिस्टेक करेगा। वो भी जिसको भेजेंगे अब वो मिस्टेक करेगा, क्यों? क्योंकि उसको एक ही काम है, डे बुक का टोटल चेक करो, वो कैलकुलेटर से चेक करता जा रहा, चेक करता जा रहा, कभी 5 के बदले 9 दबा देगा, 9 के बदले 7 दबा देगा, ठीक है, उससे भी मिस्टेक होगा, क्योंकि मोनोटोनस वर्क है, काम करते करते बोर हो जाएगा, वो थक जाएगा। कंपनसेटिंग एरर कभी नहीं निकाल पाइएगा, मतलब हम लोग रूटीन चेकिंग में कंपनसेटिंग एरर नहीं निकाल पाएंगे, कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक गलती दूसरे गलती को बैलेंस कर दिया, ये पता ही वो समझ नहीं पाएगा ना, तो याद नहीं रख पाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। थर्ड, यदि कोई प्लान किया हुआ फ्रॉड है तो प्लान किया हुआ फ्रॉड को तो ऑडिटर भी नहीं निकाल पाएगा, ऑडिटर का बाप भी फाइंड नहीं कर पाएगा, तो जो ऑडिटर का जो चेला चपाटी है वो कैसे फाइंड करेगा, ठीक है। प्लान फ्रॉड नहीं फाइंड होगा, एंड ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन राइज होता है कि ऑडिटर का ड्यूटी टेस्ट चेकिंग के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, और क्या टेस्ट चेकिंग होना चाहिए? आंसर है कि हाँ होना चाहिए। सॉरी, ये हम लोग क्या पढ़े, रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग के रिगार्डिंग ऑडिटर्स का ड्यूटीज क्या होना चाहिए? यदि आपसे कोई पूछे कि ऑडिटर का ड्यूटी रिगार्डिंग रूटीन चेकिंग क्या होना चाहिए, तो सिंपल आंसर है, सबसे पहला आंसर है कि यदि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है तो उसमें रूटीन चेकिंग, स्मॉल वाले में तो चलिए रूटीन चेकिंग जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यदि मीडियम बिजनेस है तो उसमें रूटीन चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन चेकिंग के बेसिस से ही आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। यदि लार्ज स्केल बिजनेस है, जहाँ पे मान लीजिए कि पूरे इंडिया में उसका 20 ऑफिस है, पूरे इंडिया में 50 फैक्ट्री है, ठीक है, 1000-2000 आउटलेट्स है, तो उस केस में ऑडिटर एवरी ट्रांजैक्शन का रूटीन चेकिंग नहीं कर पाएगा। उस केस में ऑडिटर कुछ रूटीन चेकिंग करेगा एंड बाकी के ऊपर अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करके, अपना बुद्धि अप्लाई करके, ठीक है, ऑडिट कंप्लीट करेगा। लेकिन रूटीन चेकिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। रूटीन चेकिंग के बेसिस पे ही हम लोग मैनुअल कैलकुलेशन या फिर जो कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं क्लरिकल एरर, उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लरिकल एरर को फाइंड करने का एकमात्र तरीका है, उसका नाम है रूटीन चेकिंग। इसीलिए रूटीन चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन चेकिंग के बेसिस से ही हम लोग ना सिंपल क्लरिकल नेचर जो है, जो स्टाफ लोग, जो क्लाइंट का स्टाफ लोग जो कमिट करता है, जो उनसे गलती से हो जाता है, ये सिर्फ रूटीन चेकिंग से ही फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है फाइंड करने का। इसका मतलब ऑडिटर रूटीन चेकिंग के ऊपर अपना स्ट्रेस जरूर देगा और रूटीन चेकिंग जरूर करवाएगा।
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि तो फिर क्या रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग एक दूसरे का उल्टा है क्या? रूटीन चेकिंग में सारा ट्रांजैक्शन को चेक करो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या पूछ सकता है? कंप्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। यदि ऐसा कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो फालतू बात मत लिखना, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों का डिफरेंस। रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग का डिफरेंस है, ठीक है, वही आपसे मांगा जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है वो बताइए। अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे दोनों में डिफरेंस। यदि हम लोग से पूछता है कि टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का उल्टा है या नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों का डिफरेंस बताना है, ठीक है। टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग का डिफरेंस क्या है? तो जानते हैं टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है? टेस्ट चेकिंग में क्या समझा है कि एग्जामिनेशन ऑफ ओनली फ्यू ट्रांजेक्शन्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे? फ्यू ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करेंगे आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में से कुछ ट्रांजेक्शन को ही एग्जामिन करना है। रूटीन चेकिंग क्या बताए थे? ये क्या कैसा प्रोसीड्यूर है जहाँ पर एवरी जर्नल एंड इट्स लेजर पोस्टिंग आर एग्जामिन्ड, मतलब हर एक जर्नल का लेजर पोस्टिंग को, हर एक जर्नल एंड उसका लेजर पोस्टिंग को चेक करते हैं। ये रूटीन चेकिंग का प्रोसीड्यूर है। टेस्ट चेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? कुछ जो सर्टेन ट्रांजेक्शन जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस में हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन लिखते हैं। लेकिन रूटीन चेकिंग में इसका मोटिव है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन ठीक है कि नहीं, ये देखना इसका मोटिव है। टेस्ट चेकिंग एक स्टैटिकल प्रोसीड्यूर है, मतलब इसमें स्टैटिक्स का, जो लोग पढ़े ना मैथ एंड स्टैट, उसमें स्टैटिक्स है, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। सैंपल बनाकर हम लोग उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसी सैंपल के बेसिस में हम लोग पूरे पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं। ये स्टैटिकल प्रोसीड्यूर है और ये मैकेनिकल प्रोसीड्यूर। मैकेनिकल का मतलब एक बार बता दिए ऐसे करो, ऐसे करता रहो, कोई लॉजिक उसमें मत खोजना। जो अपना टेस्ट चेकिंग है, ये जो हाइगर स्टाफ है, जो सीनियर स्टाफ है, वो लोग ही सिर्फ टेस्ट चेकिंग करता है। लेकिन रूटीन चेकिंग में आपको जो सबसे जूनियर स्टाफ है उससे आप करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ जो एक बार सिखा दिए उसे करता रहेगा। टेस्ट चेकिंग में टाइम बचता है, क्योंकि काफ़ी ट्रांजेक्शन में से कुछ ट्रांजेक्शन को ही हमको चेक करना है, एग्जामिन करना है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इसमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करना है, ठीक है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का एग्जामिनेशन इसमें करना है। जब भी पूछिए टेस्ट चेकिंग या रूटीन चेकिंग का डिफरेंस क्या है, ये मिनिमम ये 5 पॉइंट आपको लिखना ही है। ये 5 पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। 12 हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट इन डेप्थ। देखिए पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, पिछले क्लास में क्या, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, उसमें सबसे पहले पढ़े थे टेस्ट चेकिंग, फिर पढ़े थे हम लोग रूटीन चेकिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट इन डेप्थ। ये 3 ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक के हेल्प से एक ऑडिटर ऑडिट को कंप्लीट करता है। 3 टेक्निक को यूज करता है, एक का नाम टेस्ट चेकिंग, एक का नाम रूटीन चेकिंग और एक का नाम ऑडिट इन डेप्थ। 3 टेक्निक का इस्तेमाल करता है। आप हम लोग पढ़े थे टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में बताए थे कि कुछ ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करिए और उसको अच्छी तरीके से उसका ऑडिट कर लीजिए, उसका एग्जामिनेशन कर लीजिए। एंड रूटीन चेकिंग में क्या बताए थे, जहाँ पे डेली बेसिस में सारा कैलकुलेशन, सारा जर्नल लेजर चेक करेंगे, उसको बोलते हैं रूटीन चेकिंग। अच्छा, ऑडिट इन डेप्थ क्या है? ऑडिट इन डेप्थ बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक में हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, कुछ सिमिलर ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड उसका एग्जामिनेशन करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। मतलब कुछ फ्यू ट्रांजेक्शन्स आर सिलेक्टेड, जैसे मान लीजिए 50 ट्रांजेक्शन है, उसमें से 4-5 को ही चूज करेंगे
और उसका एग्जामिनेशन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेके लास्ट तक उसका एग्जामिनेशन करेंगे। ये जो टेक्निक है इसी टेक्निक को बोला जाता है ऑडिट इन डेप्थ। इसमें जो फर्स्ट 5 जो एग्जामिनेशन किए, जिसको हम चूज किए एग्जामिनेशन के लिए, उसके बेसिस में ही बाकी ट्रांजैक्शन के ऊपर अपना ओपिनियन डेवलप करेंगे। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो वही चीज़ हो गया जो टेस्ट चेकिंग में था, पर नहीं, टेस्ट चेकिंग में भी ऑडिट इन डेप्थ होता है। टेस्ट चेकिंग हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऑडिट इन डेप्थ जो है, ठीक है, टेस्ट चेकिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि टेस्ट चेकिंग को और इफेक्टिव बनाता है। माने टेस्ट चेकिंग में ही ऑडिट इन डेप्थ किया जाता है। टेस्ट चेकिंग में क्या करते हैं हम लोग, सर्टेन ट्रांजैक्शन को चूज करते हैं और उस ट्रांजैक्शन को फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड उसको बढ़िया तरीके से उसको हम लोग ऑडिट करते हैं। ये जो प्रोसेस है टेस्ट चेकिंग में, इसमें जो बढ़िया तरीका से ऑडिट करते हैं बिगनिंग टू द एंड, ये कहलाता है ऑडिट इन डेप्थ। इसका मतलब आपको लग रहा है दोनों एक ही जैसा है, पर बिल्कुल नहीं। टेस्ट चेकिंग एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें ऑडिट इन डेप्थ को यूज करते हैं। टेस्ट चेकिंग ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसमें ऑडिट इन डेप्थ को क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। इसमें ऑडिट इन डेप्थ टेस्ट चेकिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। टेस्ट चेकिंग के बदले में ऑडिट इन डेप्थ करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि टेस्ट चेकिंग में ऑडिट इन डेप्थ को यूज करने से टेस्ट चेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसका मतलब टेस्ट चेकिंग में जब हम लोग कुछ डेटा को या कुछ ट्रांजैक्शन को जब चूज करते हैं, अब उसका ऑडिट इन डेप्थ करने पर टेस्ट चेकिंग इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब ऑडिट इन डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब जिसको हम लोग चूज करेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इसमें हम लोग ट्रांजैक्शन का ओरिजिन पॉइंट से लेकर उसका कंक्लूजन पॉइंट तक सारा बात हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है। और इसका जो फाइंडिंग्स होगा, जिसका ऑडिट इन डेप्थ किए हैं, उसका जो फाइंडिंग्स होगा उसी के बेसिस में उस ट्रांजैक्शन का ओपिनियन डेवलप किया जाएगा जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। ये टेस्ट चेकिंग जो है, टेस्ट चेकिंग ये किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ऑडिट इन डेप्थ जो है टेस्ट चेकिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रैदर, ठीक है, रैदर इट मेक्स टेस्ट चेकिंग मोर इफेक्टिव, ठीक है। ये टेस्ट चेकिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। देखिए जैसे यदि मान लीजिए हमको ना परचेज को चेक करना हो, यदि हम लोग को क्रेडिट परचेज का मान लीजिए हमको ऑडिट इन डेप्थ करना है, तो कैसे करेंगे। क्रेडिट परचेज का ऑडिट इन डेप्थ करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि परचेज ऑर्डर था कि नहीं, परचेज ऑर्डर था कि नहीं, पहले ये चेक करो। परचेज ऑर्डर का मतलब आप जो गुड्स खरीदे होंगे इसके लिए कंपनी आपको ऑर्डर दिया होगा ना, तो आपके पास परचेज ऑर्डर है या नहीं, सबसे पहले आप इसको चेक करो कि परचेज ऑर्डर आपके पास है या नहीं, ठीक है, सबसे पहला काम। दूसरा काम ये देखना होगा कि परचेज ऑर्डर given by appropriate authority। अब ये देखो कि ये जो परचेज ऑर्डर है इसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मतलब जिनके पास परचेज करने का पावर था या जिनके पास परचेज करने का पावर है उनके ही यहाँ से ही या फिर उनके द्वारा ही आपको परचेज ऑर्डर मिला है, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब परचेज ऑर्डर आ गया, अब गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स जैसे खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो क्या देख लेंगे हम लोग, गुड्स रिसीव्ड नोट चेक कर लेंगे, फिर क्या चेक कर लेंगे, स्टोर्स लेजर में उसका एंट्री है या नहीं वो चेक कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किए हैं, क्योंकि क्रेडिट परचेज है ना, तो क्रेडिटर्स को तो पेमेंट तो किए ही होंगे आप ना, थोड़ा बहुत बाद में भी किए होंगे, तो उसका पेमेंट चेक कर लेना, उसका बैलेंस चेक कर लेना।
बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना बचा हुआ है चेक कर लेना, ठीक है। अनयूज्ड स्टॉक, अनयूज्ड स्टॉक ये दोनों चेक कर लेना, मतलब जो स्टॉक बचा हुआ दोनों चेक कर लेना, क्योंकि ये दोनों कहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ये जैसे ही हम लोग ये सारा स्टेप्स फॉलो करते हैं ऑडिट इन डेप्थ में, देखिए बिगनिंग मतलब परचेज ऑर्डर से बिगनिंग हुआ और बैलेंस शीट में आके खत्म हुआ। जैसे ही ये हम लोग का बिगिनिंग मतलब जहाँ से ऑर्डर हम लोग स्टार्ट किए, जहाँ से हम लोग परचेज ऑर्डर दिए पहली बार वहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जहाँ पर ख़त्म हुआ मतलब ओरिजिन टू एंड का मतलब होता है स्टार्ट कहाँ से हुआ ट्रांजैक्शन वो देखेंगे, और ट्रांजैक्शन खत्म कब होगा, तो जाहिर सा बात है या तो पीएल में खत्म हो जाएगा या फिर बैलेंस शीट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑडिट इन डेप्थ टेस्ट चेकिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। टेस्ट चेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन को ही चूज करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन को चूज करते हैं और जिसको चूज करेंगे उसका ऑडिट इन डेप्थ करते हैं। तो क्वेश्चन आई होता है फिर ऑडिट इन डेप्थ क्या है, तो ऑडिट इन डेप्थ बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस है। जिस ट्रांजैक्शन को आप चूज करिएगा, जिस ट्रांजैक्शन को आप सिलेक्ट करिएगा, जिस ट्रांजैक्शन को आप चूज करिएगा उसका स्टेप बाय स्टेप जो एग्जामिनेशन होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप जो वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाएगा ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट इन डेप्थ में एवरी ट्रांजैक्शन का एग्जामिनेशन नहीं होता है। हम लोग ऐसे बात करते हैं बहुत बार, जिस ट्रांजैक्शन का मटेरियल इंपॉर्टेंस हो, जिस ट्रांजैक्शन का अमाउंट काफ़ी बड़ा हो, उसका ऑडिट इन डेप्थ होना ही चाहिए। मतलब जैसे परचेज, जो बड़े अमाउंट का परचेज है, ठीक है, उसका ऑडिट इन डेप्थ होना ही चाहिए, ठीक है। एंड बाकी वाले का आप सैम्पलिंग करके ऑडिट कर लीजिए, लेकिन जिसका अमाउंट बड़ा होगा, जो मटेरियल इंपॉर्टेंस का अमाउंट होगा, उसका ऑडिट इन डेप्थ होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट इन डेप्थ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिसका एग्जामिनेशन हो गया उसके बेसिस में ही जिसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ उसका ओपिनियन डेवलप किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्रेडिट परचेज का बता दिए, ऐसा हम 5 क्रेडिट परचेज को हम चेक करेंगे, लगा कि ठीक है, तो बाकी का जो क्रेडिट परचेज है वो इसमें एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो भी सब ठीक ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑडिट इन डेप्थ का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला ये आपका ऑडिट को इफेक्टिव बनाता है, ऑडिट आपका ज़्यादा अच्छा कर देता है। दूसरा, ठीक है, ऑडिट आप टाइम पे कंप्लीट कर पाइएगा। तीसरा, कॉस्ट ऑफ ऑडिट जो है काफ़ी लो, मतलब खर्चा आपका काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड आपके अपने ही स्टाफ के ऊपर मोरल प्रेशर रहेगा। क्यों मोरल प्रेशर रहेगा, क्योंकि हम जिस स्टाफ को भेजे थे रूटीन चेकिंग के लिए, यदि उसका किया हुआ काम ऑडिट इन डेप्थ में हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है ये पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा अपना स्टाफ भी जब काम करने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि काम गलती होने पर यदि ऑडिट इन डेप्थ में उसी का किया हुआ काम रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसको झाड़ पड़ेगा, ठीक है। एंड वर्क जो है मोनोटोनस नहीं रहेगा, मतलब एक ही जैसा काम नहीं रहेगा, बोरिंग काम नहीं रहेगा, क्योंकि आप ना कुछ आइटम को सिलेक्ट करिएगा, कुछ आइटम को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, कुछ आइटम को सिलेक्ट करिएगा और उसका क्या करिएगा आप ऑडिट इन डेप्थ करिएगा, मतलब काम एवरी टाइम कुछ ना कुछ न्यू होगा उसमें, ठीक है। आपको भी न्यू सीखने को मिलेगा, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन में कुछ नया बात आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो जो ट्रांजैक्शन ऑडिट नहीं हुआ है उसमें एरर हो सकता है। दूसरा, आप ऑडिट इन डेप्थ तभी आप कर सकते हैं, ठीक है, जब आपका सैम्पलिंग प्रॉपर तरीके का हो। प्रॉपर सैम्पलिंग यदि आप किए होंगे तो ही आप ऑडिट इन डेप्थ कर पाइएगा, ठीक है, तो ही आपका ऑडिट इन डेप्थ इफेक्टिव होगा, मतलब आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑडिट इन डेप्थ करते समय हम लोग मटेरियल इंपॉर्टेंस वाली ट्रांजैक्शन को ही लेते हैं। इसका मतलब जिस ट्रांजैक्शन का मटेरियल इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें फ्रॉड हो सकता है। यदि स्टाफ लोग को पता चल जाए कि जिसका अमाउंट बड़ा है
सिर्फ उसी का ऑडिट इन डेप्थ होगा। इसका मतलब स्टाफ लोग क्या करेगा, जिसका अमाउंट छोटा है उसमें क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसमें फ्रॉड करना चालू कर देगा। ठीक है, उसमें फ्रॉड करना चालू कर देगा। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 13 हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 13 जिसका नाम है ऑडिट प्रोसीड्यूर। इस चैप्टर का नाम था ऑडिट टेक्निक एंड ऑडिट प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो देखिए हम आपको 3 टेक्निक अभी तक बताए हैं। एक आपको बताएं टेस्ट चेकिंग, एक आपको बताएं रूटीन चेकिंग, और एक आपको हम बताएं ऑडिट इन डेप्थ। 3 चीज़ बताए हैं। इसका 3 टेक्निक का यूज करेंगे एंड सिमिलरली हम लोग 2 प्रोसीड्यूर का यूज करेंगे। ऑडिट करने का सिर्फ 2 ही प्रोसीड्यूर होता है, 2 ही तरीके से आप कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीड्यूर जिसके ऊपर ऐसे 520 है, एंड दूसरा हम लोग का सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर जिसके ऊपर ऐसे 530 है। ये 2 वर्ड से ही ऑडिट खत्म हो जाता है। यदि ऑडिट करने के प्रोसेस में यदि 2 काम आप कर देते हैं, एक सब्सटैंटिव एंड दूसरा एनालिटिकल, तो आपका ऑडिट का काम ही खत्म हो जाएगा। सब्सटैंटिव पहले समझाते हैं हम आपको। सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर का मतलब होता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये 2 काम करने से सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर कंप्लीट होता है। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन अगला चैप्टर है अपना। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वाउचिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस है या नहीं ये चेक करते हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन को उसके एविडेंस से मिलाकर चेक करते हैं। जैसे आप बोले कि क्रेडिट परचेज हुआ 5000 रुपये का, तो एंट्री लिखा हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो इसका कोई एविडेंस, इसका कोई प्रूफ होगा ना, इसका कोई प्रूफ होगा कि नहीं? इसका जो प्रूफ होगा उस प्रूफ को देखकर यदि आप ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करते हैं तो उसको बोलते हैं वाउचिंग करना। मतलब एविडेंस से ट्रांजैक्शन को चेक करना वो कहलाता है वाउचिंग। एंड वेरिफिकेशन का मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, उसको यदि आप चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। इसमें देखिए 2 ही काम तो होना चाहिए ना। वाउचिंग, सारा ट्रांजैक्शन को उसके एविडेंस से मिला दिए तो वाउचिंग हो गया। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज को वेरीफाई कर दिया तो वेरिफिकेशन हो गया। तो ये 2 काम तो होता ही है। मतलब पूरे ऑडिट में तो सिर्फ 2 ही काम करना आपको, एक वाउचिंग करना, दूसरा वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, पर ये 2 वर्ड है सिर्फ, पर इसको करते समय ये इतना इजी काम नहीं है वाउचिंग करना इतना, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपका 2, 4, 5, 10, 50 नहीं है ना। आपको ट्रांजैक्शन हजारों या फिर लाखों में हो सकता है। तो एवरी ट्रांजैक्शन का वाउचिंग भी करना डिफिकल्ट काम है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा। इसका मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर बोलता है कि सिर्फ 2 काम करो, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग मतलब ट्रांजैक्शन को उसके एविडेंस से मिला लो, एंड वेरिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट में जो आपका असेट लायबिलिटीज है उसको वेरीफाई कर दो। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर में जो ऑडिटर है वो अपना बुद्धि यूज करेगा, वो अपना टेक्निक यूज करेगा, वो जो पढ़ाई लिखाई करके पहुंचा है उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करेगा। उसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल प्रोसीड्यूर। उसमें ऐसे 520 है। ठीक है, ये एनालिटिकल प्रोसीड्यूर का जरूरत क्यों पड़ेगा? इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि जितना भी ट्रांजैक्शंस है ऑडिटर खुद अपने आंख से सारा ट्रांजैक्शन को नहीं देखता है। सारा ट्रांजैक्शन को ऑडिटर खुद चेक नहीं कर पाता है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक ऑडिटर खुद नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका मतलब ऑडिटर अपना बुद्धि लगाता है। वो जो पढ़ाई लिखाई करके गया है, ठीक है, वो जो चीज़ सीखा है अपने प्रैक्टिस में, इतने दिन के एक्सपीरियंस में जो गैदर किया उसका इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल कैसे करेगा? एवरी डेटा को लास्ट ईयर की फिगर से कंपेयर करेगा। लास्ट ईयर की फिगर से आप जो भी डेटा बताइएगा, जैसे टोटल सेल्स, टोटल परचेज, ठीक है, टोटल वेजेज, टोटल सैलरीज, टोटल रेंट, टोटल एडवर्टाइजमेंट, टोटल इंश्योरेंस, ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी आप इनकम या एक्सपेंस बताइएगा उसके लास्ट ईयर के फिगर्स को कंपेयर करेगा। यदि कहीं उसको लगे कि नहीं ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल रेंट था 2 लाख रुपया, इस बार रेंट है 15 लाख रुपया, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसका इस एरिया को क्या करेगा? इस एरिया को दोबारा से चेक करेगा, इस एरिया को दोबारा से वो चेक करेगा। ठीक है,
कंपेरिजन विथ बजटेड फिगर, कंपेरिजन विथ बजटेड फिगर, बजटेड फिगर का मतलब जो सोचे थे उतना है या नहीं ये देख लो, जो सोचे थे उतना है या नहीं वो देख लो। सो बजटेड का मतलब काम करने से पहले एक एस्टिमेट किए होंगे, जिसको बोलते हैं बजटिंग करना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजटिंग करना। और जब काम खत्म होगा तो एक्चुअल पोजीशन आएगा, तो एक्चुअल को एंड बजट को आपस में कंपेयर कर लो। यदि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है या फिर डिफरेंस का रीजन फाइंड करना चाहें तो कर सकता है, या डिफरेंस एकदम नियर कुछ अमाउंट का है तो बहुत बढ़िया, डिफरेंस ज़्यादा का है तो क्यों डिफरेंस हुआ ये वो फाइंड करने का कोशिश करेगा। इंडस्ट्री के एवरेज मतलब आपका जो एवरेज है, जैसे आपका जीपी रेट, आपका एनपी रेट, आपका स्टॉक टर्नओवर, ये सब जो है आपका, और इंडस्ट्री मतलब पूरे इंडस्ट्री का जो एवरेज है। आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, पर आपकी तरह और जो लोग काम करते हैं पूरे देश में, उनका एवरेज निकालना वो कहलाएगा इंडस्ट्री एवरेज, उससे कंपेयर करना। वो डिफरेंट रेशियो का यूज करेगा, ठीक है। एंड जितना भी रिलेटेड डेटा, मतलब एक डेटा से दूसरा डेटा यदि जुड़ा हुआ है तो उसको भी एग्जामिन करेगा। जैसे वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ जीपी जुड़ा हुआ रहता है, जैसे परचेज एंड सेल से क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, तो जितना भी रिलेटेड डेटा है सारा डेटा को चेक करेगा, ठीक है। नॉन फिनेंशियल डेटा, ऐसा कोई डेटा जिसका इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएशन नहीं है पर उसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है, ठीक है, उसका इफेक्ट बिजनेस पे पड़ता है, उसको हम बोलते हैं नॉन फिनेंशियल डेटा। जैसे आपका स्टाफ कितना ऑनेस्ट है, आपका स्टाफ कितना काम के प्रति जागरूक है, ठीक है, ये सब बात भी इसमें डिस्कस किया जाता है। इससे ये दो काम यदि कंप्लीट करते हैं, एक को बोलते हैं सब्सटैंटिव, दूसरे को बोलते हैं एनालिटिकल, तो हम लोग का ऑडिट प्रोसीड्यूर पूरा खत्म हो जाता है। ऑडिट प्रोसीड्यूर पूरा खत्म हो जाता है, मतलब दो काम करने से आपका ऑडिट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट सब्सटैंटिव में क्या बताएं, वाउचिंग वेरिफिकेशन करना, और एनालिटिकल में क्या बताएं कि आपको लास्ट ईयर की फिगर से सारा डेटा को कंपेयर करना, बजटेड से कंपेयर करना, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करना, डिफरेंट रेशियो को यूज़ करना, जितना रिलेटेड डेटा है उसका इस्तेमाल करना, उसको कंपेयर करना एक दूसरे से। एंड कोई नॉन फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना। ये दो काम करने से ऑडिट का पूरा प्रोसीड्यूर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।